हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, ये हमारा वीडियो नंबर 7 है, जिसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू बिकम अ कंप्लीट अकाउंटेंसी कोर्स का। ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। इसका मतलब हम 6 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। टोटल हमने 10 वीडियो पोस्ट करनी है, तो मतलब हमने 60% कोर्स का कवर हम कर चुके हैं। ये हमारा 7th वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे ऑल अबाउट इनकम टैक्स एंड बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। इसके अंदर हम इनकम टैक्स और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, P&L, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में सीखेंगे। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि अब हम वीडियो नंबर 7 में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बताना जरूरी है कि अभी तक की वीडियोज़ के हमने क्या क्या सीखा है। तो वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने सीखा था ऑल अबाउट अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट, जहाँ पर हमने अपने अकाउंटिंग कोर्स की नींव रखी थी और अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट को हमने सीखा था। ये बहुत जरूरी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड नंबर वीडियो में हमने सीखा था ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। इस कोर्स में हम जो सीख रहे हैं, वैसे तो बेसिकली हम कंप्लीट अकाउंटेंसी सीख रहे हैं। टैली ERP9 क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा फोकस आपको कंप्लीट अकाउंटेंसी सिखाना है। तो सेकंड वीडियो के अंदर हमने सीखा था टैली ERP9 सॉफ्टवेयर, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बेसिक कंसेप्ट को हमने वीडियो नंबर 2 में कवर करा था। वीडियो नंबर 3 के अंदर हमने सीखा था अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग यूनिट, मतलब जहां पर गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है, गुड्स की फॉर्म्स को चेंज नहीं किया जाता, जिस रूप में माल को खरीदा जाता है उसी रूप में माल को बेच दिया जाता है। इन्वेंट्री मैनेज कैसे की जाती है, वो सारा कुछ हमने वीडियो नंबर 3 में सीखा था। वीडियो नंबर 4 में हमने सीखा था अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कंज्यूम करा जाता है। ये हमने सीखा। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के प्रयोग सीखा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किस तरीके से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की वर्किंग की जाती है, वो सारा कुछ हमने वीडियो नंबर 4 के अंदर सीखा। वीडियो नंबर 5 में हमने सीखा सर्विस सेक्टर यूनिट। सर्विस सेक्टर यूनिट की अकाउंटिंग किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर के साथ की जाती है, मतलब जहाँ पर ना तो माल को खरीदा जा रहा है ना माल को बेचा जा रहा है, जहाँ पे सर्विस को खरीदा और बेचा जा रहा है, वो हमने वर्किंग वीडियो नंबर 5 में की थी। तो वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 5 तक ये हमारा थोड़ा सा बेस लेवल था। हालांकि ये भी मैं कहूँगा कि यूट्यूब के हिसाब से तो एडवांस लेवल ही था, क्योंकि यहीं तक ही लोग अधिकतर सिखाते हैं। हमने तो इन्हीं सारी वीडियो के अंदर GST वगैरह सब कुछ कवर करा था। यहाँ पर अब जो हमने वीडियो नंबर जो 6 सीखा था, ये सब हमारा एडवांस लेवल का, जो कि एक अच्छे अकाउंटेंट के जॉब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वीडियो नंबर 6 में हमने सीखा था ऑल अबाउट GST एंड GST रिटर्न। लाइव डेमो ऑफ GST रिटर्न सीखा था। GSTR 3 भी फाइल करी थी, GSTR 1 फाइल करी थी टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से। साथ के साथ GST पेमेंट और एडजस्टमेंट की एंट्रीज को भी हमने वीडियो नंबर 6 के अंदर सीखा था। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और आने वाले समय में भी हमारी जो वीडियो टाइमली लॉन्च होंगी उससे भी आप सीखते रहोगे। एक चीज़ याद रखो, मैंने वीडियो नंबर 1 भी जब लॉन्च की थी तभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई इशू नहीं है, पर आप लाइक और डिसलाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता लगता है कि वीडियो बनाने में जो हमारी मेहनत है वो सफल हुई है या नहीं हुई है। सो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियोस पे व्यूज़ तो आते हैं पर कमेंट कंपैरेटिवली थोड़े कम ही आते हैं। सो कमेंट करने की कोशिश करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज टैक्स एंड टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर किस तरीके के पर्सन होते हैं, किस तरीके के पर्सन को टैक्स पे करना होता है, किस तरीके से उसकी कैटेगरी को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स के अंडर। इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या होते हैं। हेड ऑफ इनकम, किस किस हेड के अंदर इनकम होती है, वो सारा कुछ सीखेंगे। बड़ा ही प्रोफेशनल वीडियो है ये। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। रियल लाइफ ईयर एंड एंट्रीज, जब हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो जब हम ईयर एंड की जो एंट्रीज करते हैं उसके बारे में कंप्लीटली सीखेंगे। एंड द लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को फाइनल करने से पहले कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने चाहिए। आज के सारे वीडियो में जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट को, P&L को लेके और इनकम टैक्स एंड बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन को लेके पूरा वीडियो है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है। टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री। एक देश के अंदर रहने के लिए जो हमें कीमत जो चुकाने पड़ती है, अगर साफ शब्दों में कहें तो वो टैक्स है। तो कीमत कैसे चुकाने पड़ती है, आप ये समझ लो जिस कंट्री के अंदर रह रहे हो और वहाँ पे जीने से लेकर मरने तक जो भी कुछ आप ले रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, जीने से लेके मरने तक। बस यहीं पे बात फिनिश हो जाती है। जीने से लेके मरने तक जो भी आपको कीमत चुकाने पड़ रही है वो सारा कुछ टैक्स ही है। खाली हमें जो हमारा शरीर है ये हमें मिला हुआ परमात्मा से, हवा पानी जो है वो हमें रॉ मटेरियल है, वो सारा कुछ हमें परमात्मा से, भगवान से मिला हुआ है। बाकी तो इस देश में रहने के लिए जो खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, रोटी कपड़ा मकान, एनीथिंग एल्स जो भी आप कर रहे हो वो आपको उसकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, वो सारा कुछ टैक्स है।
टैक्सेस आर लेवाइड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, उनके द्वारा टैक्स को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आम जनता के लिए, भलाई के लिए। भलाई के लिए कैसे भैया? अगर हम सोसाइटी में रहना है, कंट्री में रहना है, रोड चाहिए हमको, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, उस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उन सारी फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? टैक्स लगाएगी, तो वो हमको मिलेगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो तरीके के टैक्स है। तो मेन जो मुद्दा है टैक्स क्या है? जो कुछ भी हमें जीवन गुजारे के लिए किसी भी कंट्री के अंदर जो कुछ हमें कीमत चुकानी पड़ती है वो सारा कुछ टैक्स ही है। अलग अलग टैक्स के फॉर्म है, बहुत कुछ है। हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कुछ भी लेके आ रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स पे करके आ रहे हो। नमक लेके आओ, चीनी लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, आप टैक्स पे ही करके आओगे उसके ऊपर। ठीक है, तो वाई आर टैक्स लेवाइड? टैक्स लगाया क्यों जाता है भैया? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है? सो ये प्रथा आज की नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है। क्यों है? दिस इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो बेसिक सोर्स, जो इनकम का जो बेसिक सोर्स है वो टैक्स ही है। रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, डैम्स एक्सेट्रा। जो इसके द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो गवर्नमेंट किस में यूटिलाइज करती है? डिफेंस, जो रक्षा के लिए हमारे जो आर्मी वाले भाई खड़े हुए हैं, वो किससे, उनको तनख्वाह कहाँ से आती है? सारी तनख्वाह इसी रेवेन्यू से आती है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए जो जो प्रोविजन करने हैं, हेल्थ केयर के लिए जो जो करने हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट को खोलने हैं, या जिस तरीके की स्कीम्स जो बजट आता है उसके अंदर सारा वो क्राइटेरिया एलोकेट किया जाता है। सो वो सारा कुछ इसी रेवेन्यू से जनरेट होता है। रोड बनाने हैं, डैम बनाना है, एक्सेट्रा, जो बाकी कुछ जो भी गवर्नमेंट की वर्किंग होती है वो सारी वर्किंग इसी इनकम टैक्स और जीएसटी के द्वारा कलेक्ट करके जो रेवेन्यू आता है उसी के थ्रू की जाती है। इसलिए टैक्स किसी भी कंट्री में लगाया जाता है। तो सर आपने बताया टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इफ टैक्स इज लेवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। जो कि सीधा किसी व्यक्ति की इनकम या उसकी वेल्थ के ऊपर सीधा उसके ऊपर इम्पोज करती हो, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। इसका एग्जाम्पल सर क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इसकी दूसरी खास बात क्या है? द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कांट बी शिफ्टेड। आप डायरेक्ट टैक्स का बर्डन अगर आपके ऊपर है तो आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो। ये मैंने हालांकि पिछली वीडियो में जब आपने जीएसटी वगैरह की वर्किंग की होगी तो आपको पता है, जब हम माल को खरीदते हैं तो हम टैक्स दे के आते हैं, जब हम माल बेचते हैं तो हम सामने वाले से टैक्स लेते हैं। तो इस तरीके से टैक्स शिफ्ट हो रहा है। गुड्स एंड सर्विस के अंदर जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सारा टैक्स क्या है? वो शिफ्ट हो रहा है इधर उधर। ठीक है, पर इनकम टैक्स क्या है? आपकी इनकम के ऊपर लगेगा और वो आपको ही पे करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स इसके अंदर आता है, इसका एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर पे इनडायरेक्ट टैक्स। इन दिस केस of indirect tax, in the case of indirect tax, the person paying the tax passes on the incidence to the another person। इसके अंदर हम अपने टैक्स को दूसरे को पास कर सकते हैं। मैं अपने बर्डन को दूसरे को पास कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? जब मैं परचेज करके लाता हूँ तो टैक्स दे के लाता हूँ, जब मैं सेल करता हूँ तो सामने वाले से टैक्स को कलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे को पे करना होता है। तो टैक्स एक दूसरे से लास्ट तक टिल द एंड ऑफ प्रोडक्ट वो टैक्स जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहता है और कंज्यूम होता रहता है वो गुड्स। If tax is levied on the price of goods or service, then it's an indirect tax। जब गुड्स और सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जाम्पल इसका जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी है। बाकी गाने इस चार्ट से हम समझ लेते हैं। टाइप ऑफ टैक्सेस, दो तरीके के टैक्स होगा, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आ गया आपका? इनकम टैक्स और टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। जो भी आपने अपनी इनकम को, फॉरेन इनकम को अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आ गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। जीएसटी आने से पहले बहुत तरीके के टैक्स होते थे। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वैट होता था, सीएसटी होता था और तमाम तरीके के बहुत सारे टैक्स होते थे। सो वो सारे टैक्स खत्म हो गए, इसलिए जीएसटी का नाम है वन नेशन वन टैक्स वन नेशन। सो ये जो बेस है जो कि हमने कवर करने की कोशिश की है, तो इसके अंदर ये सारे कुछ इनकम टैक्स का बेस है। आगे की कहानी समझते हैं। टाइप ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है? हर एक उसने कैटेगरी को बना रखा है। कैसे कैटेगरी बना रखा है? जैसे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक आम जो नॉर्मल पर्सन है। इंडिविजुअल है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसका स्लैब रेट अलग है। फर्म्स कंपनी का स्लैब रेट अलग है। हर किसी का स्लैब रेट अलग है। सो इंडिविजुअल का स्लैब रेट क्या है? एज पर स्लैब रेट मेंशन इन नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसके अंदर हम इंडिविजुअल के टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्म और एलएलपी। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म जो होती है, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे प्रोप्राइटर जो है वो इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में ही आती है, ऊपर वाली कैटेगरी में। फर्म जो होती है उसके ऊपर टैक्स फ्लैट रेट 30% है।
इंडिविजुअल में क्या होता है, आपकी इनकम के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितनी आपकी इनकम है उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी हम आगे वो डिस्कस करेंगे। पर फर्म के अंदर अगर आपका 1 रुपये का भी अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको उसमें 30% फ्लैट रेट के साथ आपको जो है उसके ऊपर टैक्स को पे करना पड़ेगा। लोकल अथॉरिटी जो भी होती है, लोकल अथॉरिटीज होती हैं हर स्टेट की अपनी, तो वो 30% के स्लैब के अंदर आती हैं। एंड कंपनी जो होती है, डोमेस्टिक कंपनी, मतलब जो इंडिया की जो कंपनी है, जो इंडियंस कंपनी है, फॉरेन कंपनीज भी होती है। सो ये फॉरेन कंपनी के बारे में डिस्कस करना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि बेस लेवल सीख रहे हैं। सो कंपनी जो डोमेस्टिक, आप ये समझ लो इंडियन कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज को क्या करना होता है, अभी रिसेंटली 25% उसको टैक्स पे करना होता है। अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक है, अगर उससे ज़्यादा का उसका टर्नओवर है तो उसको 30% टैक्स को पे करना पड़ेगा। सो मोटा मोटा आप समझ लो कि इंडिविजुअल के अलावा जो दूसरी सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी कंपनी है, फर्म है, लोकल अथॉरिटी है, वो 30% के स्लैब के अंदर आती हैं। इंडिविजुअल का स्लैब रेट क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कुल मिला के टाइप ऑफ पर्सन, इनकम टैक्स जो है सबको अलग अलग नज़रिए से देखता है। उसने सबकी कैटेगरी को डिफाइन कर रखा है, उन्हीं कैटेगरी के अनुसार वो उनसे टैक्स को कलेक्ट करता है। नोट, एन एडिशनल 4% हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन द टैक्स अमाउंट। जो ऊपर जो इंडिविजुअल में जो टैक्स स्लैब होगा उसके अलावा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो अलग से लिया जाएगा। वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, टैक्स के ऊपर। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो आपकी टोटल इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता, टोटल टैक्स के ऊपर लगाता है। जो टैक्स का अमाउंट, अगर 0 टैक्स है तो हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, जो हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेस होगा वो भी 0 होगा। अगर आपका टैक्स बनना है तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% की दर से देना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज ऑल्सो अप्लाई ऑन वेरी हाई इनकम। जब इनकम किसी इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर जो है सरचार्ज भी लगने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है, सरचार्ज। मतलब टैक्स के अलावा भी जो चार्ज लगेगा वो सरचार्ज है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल वाले केस की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति की 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम हो जाती है, अभी सारी कहानी आगे समझेंगे, 50 लाख से जब ऊपर की इनकम हो जाती है तो फिर उसको सरचार्ज भी देना पड़ता है। एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के अलावा सरचार्ज भी देना पड़ता है। वो अलग अलग उसके क्राइटेरिया हैं। बेसिकली सरचार्ज 10% से स्टार्ट होता है इंडिविजुअल वाले केस के अंदर। पर अभी इतने हाई लेवल में मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ तक मेरे हिसाब से अगर आप समझोगे तो यही बहुत कुछ हो जाएगा। वो तो बहुत बात की कहानियाँ हैं, ठीक है। तो आप मोटा मोटा समझ लो कि इनकम टैक्स के अनुसार सबको अलग अलग नजरिए से देखता है। इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट अलग है, फर्म के लिए अलग है, लोकल अथॉरिटी अलग है, कंपनी अलग है। तो इनकम टैक्स स्लैब फॉर ऑल इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2021। तो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए क्या स्लैब है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो साल के अंदर, इनकम टैक्स पूरी साल की इनकम के ऊपर लगता है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स जो है वो आपका निल होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपका इनकम टैक्स 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग। भाई 2.5 लाख रुपए तक निल है, 2.5 और 5 के अंदर कितना अंतर है, 2.5 लाख रुपए का। तो 2.5 लाख का आपको 5% देना पड़ेगा, मतलब 12,500 रुपये। इनको बचाने की भी अलग अलग ट्रिक होती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, तो वो अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, ठीक है। आप ये समझ लो कि 5 लाख रुपए तक भी टैक्स निल होता है। एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको 12,500 रुपये की टैक्स की छूट मिल जाती है। तो वो आपका 5 लाख रुपए तक निल रहता है। पर वो निल अभी हमें याद नहीं करना, अभी पहले हम ये स्लैब को समझ लेते हैं। और स्लैब को याद करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने जर्नल एंट्रीज वगैरह करना सिखाया, टैली चलाना सिखाया, उसमें मैंने आपको कहीं पर ये नहीं कही कि आप चीज़ों को रटो, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। हर साल बजट पेश होता है, हर साल स्लैब में चेंजेस आ सकता है। आपको बेसिकली इनके फंडे को समझना है। तो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स जो है वो निल है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पे आपको 2.5 लाख जो आपकी एक्सीड इनकम है उसके ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा, दैट इज 12,500। थर्ड नंबर पे आता है आपका 5 लाख से 10 लाख वाला स्लैब। जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक साल का कमाते हैं उनको 12,500, मतलब जो इसका अंतर था 2.5 से 5 का जो अंतर था 5% ऑफ 2.5 लाख का 12,500 बनता है, प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग। मतलब 5 लाख और 10 लाख के बीच में अंतर कितना है, 20% का। तो जो 5 लाख आगे के जो एक्स्ट्रा जो 5 लाख है उसके ऊपर हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 1 लाख रुपए बनेगा। टोटल वो 1,12,500 होगा। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 1,12,500 रुपए आपका टैक्स बनता है। थर्ड नंबर पे अबव 10 लाख। अबव 10 लाख आप कितने भी कमाओगे तो आपको 10 लाख रुपए तक के ऊपर 1,12,500 पे करना पड़ेगा, प्लस 30% ऑफ टोटल एक्सीड इनकम। मतलब 10 लाख से ऊपर जितना भी आपकी इनकम होगी उस पर 30%, 5 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 20%, 2.5 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी इनकम होगी आपकी उसके ऊपर आपको
5% टैक्स को पे करना पड़ेगा। और जब आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम चली जाएगी तो सरचार्ज भी लगना आपका चालू हो जाएगा, जैसा कि पिछली स्लाइड में अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा नोट बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स, 60 साल से 80 साल के जो व्यक्ति होते हैं वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और जो 80 साल के ऊपर के होते हैं वो वेरी सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन का भी अलग अलग स्लैब होता है, उसका भी एक बेसिक बस हल्का सा आपको बता देता हूँ। 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम के ऊपर सबका स्लैब सेम ही हो जाता है लगभग। जो सीनियर सिटीजन होते हैं 60 से 80 साल वाले, उनको ये जो छूट है 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक हो जाती है, और जो 80 साल या उससे अब जो वेरी सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी 5 लाख रुपए तक नील की हो जाती है रिटर्न। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन किस तरीके से करा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए आप इस सब्जेक्ट के लिए भी थोड़ा सा नए हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पर मेरा काम बताने का है, क्योंकि ये एक शुरुआती स्टेज पे जो भी अकाउंटेंट बनना है उनको इन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। हालांकि ये काम करते सारे सी लेवल पे आके हैं, पर आपको अगर इतना ज्ञान होगा तो आपके इंटरव्यू, आपको आगे अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करने के काफ़ी चांसेस हैं। सो कंप्यूटेशन करते समय में किन किन इनकम टैक्स किन किन चीज़ों को देखता है। सबसे पहले डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो इंडियन है या एनआरआई है। ठीक है, इंडियन के ऊपर ही टैक्स लगता है, एनआरआई के ऊपर जो टैक्स लगने के जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, जो पहली चीज़ जो ज़रूरत है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने की, निश्चित करने की कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या। उसके बाद क्लासीफाई इनकम अंडर 5 हेड, जो इनकम टैक्स है वो 5 हेड के अंदर इन टैक्स को चार्ज करता है। पहला वो समझता है कि सैलरीड पर्सन, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, उसके बाद 4th एंड 5th इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बता देता हूँ दोबारा से, जो सैलरी से इनकम कमाते हैं वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरीड पर्सन हो गया। जो सैलरी से इनकम कमाते हैं वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरीड पर्सन। जो हाउस प्रॉपर्टी, जो किराए वगैरह पे जो अपनी जगहों को देते हैं उनका इनकम क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो अपने प्लेसेस को या कॉमर्शियल प्लेसेस को जो रेंट पे चढ़ाते हैं उनकी इनकम क्या होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें अलग अलग हेड के अंदर अपनी अलग अलग इनकम को दिखाना पड़ता है। जैसे हम जीएसटी में दिखाते हैं 12% की सप्लाई, 5%, 18%, ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी पता लगना चाहिए कि उसकी इनकम किस सोर्स से, किस हेड से ज़्यादा इनकम उसकी जनरेट हो रही है। उसको भी ये वाइफरकेशन करना पड़ता है कि उसको सैलरी से ज़्यादा इनकम आ रही है, कि बिजनेस से ज़्यादा इनकम आ रही है, कैपिटल गेन से ज़्यादा इनकम आ रही है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। सैलरी से जब कोई इनकम कमाता है, खाली सैलरी से कमाता है, एक व्यक्ति इन 5 से भी इनकम कमा सकता है। इसका भी आपको मैं एग्जांपल दूंगा। और एक व्यक्ति इन किसी 5 में से एक से भी इनकम कमा सकता है, 5 के अलावा छठा हेड कोई होता नहीं है। जो सैलरीड से इनकम कमाते हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गए। जो हाउस प्रॉपर्टी, रेंट वगैरह से इनकम जो कमाते हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गए। जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस को रन करता है वो किसके अंदर आता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस इनकम के अंदर आता है। प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर आ गए, सीए आ गए, इंजीनियर आ गए, ये सब किस में आ गए, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अलग अलग हेड की अलग अलग फॉर्म भी गवर्नमेंट इशू करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी फॉर्म में फिल करके हमको रिटर्न्स को दाखिल करना होता है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, जैसे कि शेयर, इक्विटी शेयर वगैरह के ऊपर जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं। कैपिटल गेन 2 तरीके का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। कैपिटल ट्रांसफर करने पे जो भी हमारा गेन होता है वो सब हमारा कैपिटल गेन्स के अंदर आता है। जैसे कि कोई भी अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई हाउस वगैरह को भी अगर सेल करते हैं तो वो सारा कुछ हमारा कैपिटल गेन में आता है। तो कैपिटल गेन 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। सबको मैं अभी आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, और आने वाले समय पे मैं इनके सबकी डिटेल में वीडियो भी पोस्ट करेंगे, पर पहले कोर्स सारा हमारा फिनिश हुआ है। कैपिटल गेन मतलब शेयर वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, इनसे जो इनकम होती है, या कैपिटल असेट्स को बेचने पे जो इनकम होती है, इनका अलग अलग पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन चारों हेड के अलावा किसी की अगर अदर सोर्स में अगर इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है। इसका एग्जाम्पल है आपके सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आप इनकम ले रहे हो। आप कौन बने, करोड़पति में चले गए भाग्य से, और आप वहाँ पे जो अगर कुछ जीत के लाए तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्योंकि वो ना तो आपने सैलरी से कमाया, ना आपने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, ना आपने प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस से कमाया, ना आपने कैपिटल गेन से कमाया। सो इन चारों हेड के अलावा अगर किसी 5वें हेड में कोई इनकम गेन करता है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं। अब सपोज करो जैसे कि मैं हूं, अगर मेरी सैलरी में कहीं पे काम करता हूं तो मेरी सैलरी की इनकम भी हो सकती है। दूसरा, मेरे पास जो मकान है मैंने उसको किराए पे चला रखा है तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है।
तीसरा, मैं जब मेरे पास समय बचता है तो मैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी कर लेता हूँ। ऑनलाइन में अपने कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर मैं माल को बेच लेता हूँ या सर्विस को बेच लेता हूँ तो वो मेरा तीसरा इनकम भी होगा। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी हो गया। फोर्थ नंबर पे मैं शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेता हूँ तो मेरी वहाँ से भी कुछ इनकम होने लग गई, तो वो कैपिटल गेन्स में आ गई इनकम। फिफ्थ नंबर पे मेरा क्या हो गया कि भैया सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर भी मुझको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कोई भी पर्सन इन पांचों हेड में भी अपनी इनकम भी जनरेट कर सकता है, पर उसको रिटर्न फाइल करते समय सब हेड के अंदर अलग अलग इनकम को मेंशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अनुसार अलग अलग फॉर्म होते हैं, या आप पांचों इनकम का एक फॉर्म भी होता है। डिपेंड करता है आपकी कौन कौन सी हेड के अंदर आपकी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम पांचों हेडों की इनकम को जब हमारी जनरेट होती है तो हमारे क्या होता है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। इन सब पांचों को मिला के हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शन भी देती है। डिडक्शन कौन से, वो 2.5 लाख रुपए के अलावा, 2.5 लाख रुपए के अलावा भी गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शन देती है। डिडक्शन अभी सारे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको अगेन बता दूं, संक्षिप्त रूप में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो वो बहुत हाई लेवल हो जाएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन क्या होगा, जैसे कि एटीसी मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने कोई LIC कराई अपने लिए, आपने कोई अपने लिए मेडिक्लेम कराया, PPF में आपने पैसे जमा कराए, सुकन्या आपने कराई, कोई इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सारे गवर्नमेंट आपको डिडक्शन भी इसके अलावा देती है। 2.5 लाख रुपए का एक डिडक्शन वो गया। एक डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 87A 12,500 रुपये का मिलता है, मतलब 5 लाख रुपए तक तो हमें कोई टैक्स ही नहीं देना होता। पहले तो आप ये बेस समझ लो कि 5 लाख रुपए की इनकम पे आप पे कोई टैक्स नहीं देना। इनकम कैसे काउंट होगी, इन पांचों हेड को जोड़ के जो आपकी इनकम बनेगी। ठीक है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख तक के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी बनने के, तो अगर आपने कुछ जो गवर्नमेंट के अनुसार दिए गए सेक्शन में अगर कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, डिडक्शन अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो उन इन्वेस्टमेंट को भी गवर्नमेंट आपको डिडक्शन कर देगी। उसके बाद जो आपकी जो नेट इनकम आएगी वो आपकी टैक्सेबल होगी। नेट इनकम को आपको देखा जाएगा कि आपकी वो कौन सा स्लैब में आ रही है। जिस स्लैब के अंदर आ रही है उस स्लैब के अनुसार आपसे गवर्नमेंट पैसे ले लेगी। जैसे कि अगर मेरी 7.5 लाख रुपए इनकम आ रही है तो मुझे 12,500 रुपये वो और 2.5 लाख रुपए के ऊपर 20% और देने पड़ेंगे। 2.5 लाख का 20% मतलब 50,000, तो 50 और 12,500 62,500 हुआ है। सो ये स्लैब है 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 से 5 के ऊपर 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5%, 5 से 10 के ऊपर, 5 लाख से ऊपर वाले के ऊपर 20% और 10 लाख से ऊपर वाले के ऊपर 30%। इस तरीके से हमारा जो है वो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन बनता है। इसके हिसाब से हमें गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम जो कहानी पीछे से समझते आ रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। यहाँ तक तो हमने इनकम टैक्स को समझ लिया। अब देखिए 2 तरीके की अकाउंटिंग हो गई। एक हो गई आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग। बिजनेस की जो अकाउंटिंग हो गई वो आपकी सीधे सीधे आ गई इस वाले स्लैब के अंदर, तो वहाँ आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जब आप बिजनेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होगे तो आपको बिजनेस और बिजनेसमैन की दोनों अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो बिजनेस वाले केस में तो आपको सीधा सीधा 30% नो डिडक्शन अलाउ, एक्सपेंसेस आर अलाउ ओनली। आप जब बिजनेस करते हो तो आपको क्या करना था, आपको सैलरी अलाउ है। जो एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो एक बिजनेस से इनकम जनरेट करने के लिए जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हो वो आपको अलाउ होते हैं। तो वहाँ पर आपको डिडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ना, ना आपको इन 5 ग्रुपों के अंदर इनकम को अपने कैलकुलेट करना है। ये सारी कहानी किस में आती है, इंडिविजुअल वाले केस में। इंडिविजुअली तो इन 5 हेड से कमा सकता है। ठीक है, और व्यापारी और व्यापार दोनों अलग होते हैं। प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअली काउंट होता है, बट पार्टनरशिप और कंपनी वो सेपरेट एंटिटी में काउंट होती है। प्रोप्राइटरशिप किस में काउंट होती है, इंडिविजुअल में काउंट होती है। और इसके अलावा जितनी भी फर्म, लोकल अथॉरिटी, LLP कंपनी, ये सब किस में अलग से पर्सन काउंट होते हैं अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है आपको इंडिविजुअल की इनकम को कंप्यूट करते समय करनी होती है। किसी फर्म की इनकम को कंप्यूट करने समय हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग बनानी होती है। ये अच्छा एग्जांपल है। किसी पर्सन की इंडिविजुअल की इनकम को आपको कंप्यूट करने के लिए क्या करना होता है, ये सारी कहानी करनी पड़ती है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की, कंपनी की इनकम को कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना होता है, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग आपको बनाना होता है, ट्रेडिंग P&L। सो अब हमने वो समझ लिया इंडिविजुअल वाला केस। अब हम समझते हैं कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जो कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता था। अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। एक निश्चित समय के लिए जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस सेल निकालना होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस सेल क्या होता है, बेसिकली सेल और परचेज के बीच का डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस सेल है। 100 रुपये की चीज लाके मैंने 200 रुपये में बेच दी, 100 रुपये का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि अभी इसमें से एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। एक निश्चित समय के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं अगर अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट क्या हो गया? 100 रुपये की चीज़ लाया मैं, 200 रुपये में बेच दी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपये, और उसी को बेचने के लिए मैंने 2 रुपये की सैलरी दी, 2 रुपये का बत्ती का बिल दिया, 2 रुपये झाड़ू वाले को दिए, 2 रुपये लाइट XYZ जो मैंने खर्चे करे, रेंट के दिए, ट्रांसपोर्टेशन के दिए, वो सारे लेस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आया वो मेरा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से जो मैंने टैक्स दे दिया सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग क्या बताता है हमको? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कौन बताता है हमको? बैलेंस शीट बताती है। कैसे बताती है? क्योंकि वो हमें असेट और लायबिलिटी के बारे में बताती है। असेट और लायबिलिटी के बिहाफ पे हम अपनी फाइनल पोजीशन को पता कर सकते हैं कि मेरे लेनदार और मेरे देनदार कितने हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है? असेट और लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। ठीक है भैया, अब ये जो होती है कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तक तो आप कह रहे हो सर ने आज बोरी कर दिया, सारी थ्योरी करा दी, पर अब प्रैक्टिकल आपका अब शुरू हो रहा है। प्रैक्टिकल कैसे शुरू हो रहा है? तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये देखिए टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कंपनी है जिसके अंदर की उसकी सेल मतलब परचेज इतनी है 31,000 रुपये की, सेल कितना है 1,95,000 रुपये। सर्विस सेक्टर वाली कंपनी है, क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इसके खर्चे ये है, नेट प्रॉफिट 1,61,000 रुपये का आ रहा है। अब अगर ये कंसर्न अपनी अगर बैलेंस शीट को फाइनल कर रहा है, बैलेंस शीट भी इसकी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या है? इसने एडवांस टैक्स 10,000 रुपये पे करा है, इसके अलावा बैंक अकाउंट में इतने हैं, कैश उसके पास इतना है, सन्डी डेटर इतने हैं, लोन एंड एडवांसेज उसके पास इतना है, फिक्स्ड डिपॉजिट उसकी SBI के साथ है, फिक्स्ड असेट्स उसका कंप्यूटर फर्नीचर है, कैपिटल मतलब पार्टनरशिप फर्म है, 2 यहाँ पर पार्टनर हैं जिनकी 5-5 लाख रुपए कैपिटल है, ड्यूटी एंड टैक्सेस माइनस का बैलेंस नहीं है मतलब लायबिलिटी में आ रहा है, मुझको पे करना है, सेल ज़्यादा है, सारा कुछ पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे टैक्स वगैरह निकालते हैं। सन्डी क्रेडिटर मेरे इतने हैं, तो ये मेरा प्रॉफिट है। क्या ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं। अब इसके अलावा जो हम बैलेंस शीट फाइनल करते समय जो हम एंट्रीज को पास करते हैं, कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं? वो एंट्री पास करते हैं प्रोविजन फॉर एक्सपेंस पेबल। जो एक्सपेंस है तो सही पर वो मैंने अभी पे नहीं किया, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे मार्च महीने की सैलरी है, आप बैलेंस शीट कब बना रहे हो? अप्रैल में, मई में, जून में, पर मार्च महीने की सैलरी तो आपको बुक करने पड़ेगी ना। तो उस सैलरी को बुक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका एक प्रोविजन बनाएंगे। तो ये जब बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं तो कुछ एंट्रीज होती है जो हमें करनी होती है, जिसको हम एडजस्टमेंट की एंट्रीज भी बोलते हैं, ईयर एंड एंट्रीज भी बोलते हैं। सो ये एंट्री किस में होती है? सारी जर्नल में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ना तो हम पैसे को देते हैं ना हम पैसे को लेते हैं, ये सारी ड्यूज की और प्रोविजंस की एंट्री होती है। देखिए वही चैप्टर बेस लेवल आपका यहाँ पर अगेन काम आ रहा है। बेस लेवल मैंने आपको जनरल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर के अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये सारी एंट्रीज किस में जाएंगी? आप अपने मन में सोच लो, ये सारी एंट्रीज जर्नल में जाएंगी। जर्नल में क्यों जाएंगी? क्योंकि इसके अंदर ना तो हम पैसे को दे रहे हैं ना हम पैसे को ले रहे हैं, और जिस ट्रांजेक्शन के अंदर हम ना पैसे देते हैं ना पैसे लेते हैं वो सारे किस में जाते हैं? जर्नल में जाते हैं। सो यहाँ पर हम पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस मेरे को जो पे करने हैं, जैसे कि पास द एंट्री फॉर प्रोविजन ऑफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20 रुपीज 15,500 रुपये। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? पास द एंट्री फॉर द प्रोविजन ऑफ बोनस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 रुपीज 15,500 रुपये। बोनस भी मैं बाद में दूंगा, सैलरी भी मैं बाद में दूंगा, पर उसके मेरे को प्रोविजन जो है वो अभी करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाउचर में आएंगे, F7 में आएंगे। ये सारी एंट्रीज बैलेंस शीट को फाइनल करते समय की जाती हैं, इसलिए 31/3 में ही की जाती हैं सारी एंट्री। ठीक है, पहली एंट्री हम करेंगे तो पहली एंट्री में क्या है? सैलरी दे रहा हूं उसका प्रोविजन करना है। एक्सपेंस है तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? सैलरी को मैं अभी नहीं दे रहा हूं, उसको मैं पे करूंगा, तो वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी। वही फंडा आपका जो पहली वीडियो वाला था वही आपका काम आएगा। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना है? 15,500। क्रेडिट ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी पेएबल अंडर प्रोविजन कर देते हैं हम। अंडर देखो प्रोविजन किस में है? करंट लायबिलिटी के अंदर है। तो ये 15,500 हो गई। यहाँ पर एंट्री अपना नरेशन डाल देना। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन सेव हो गया। अब इसको हम P&L में देखते हैं। तो P&L में हमारी सैलरी बुक हो गई, इतने रुपये से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। पहले 1,61,000 रुपये के आसपास था, उतने रुपये से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। दूसरी तरफ क्या हुआ? बैलेंस शीट के अंदर आएंगे तो प्रोविजन के अंदर मेरा सैलरी पेएबल जो है वो लायबिलिटी यहाँ पर जो है स्टैंड होने लग गई। ठीक है, दूसरा क्या है? पास द एंट्री फॉर द प्रोविजन ऑफ बोनस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920।
अब मेरे को बोनस की एंट्री एक पास करनी है, तो अगेन वाउचर में आऊँगा, सारी एंट्री जनरल में होंगी, 31/3 में होंगी। ऑल्ट सी करेंगे, बोनस टू स्टाफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता इनके ऊपर। कितना है 15,500। क्रेडिट, ऑल्ट सी करेंगे एंड बोनस पेबल प्रोविजन अंडर ग्रुप प्रोविजन, क्योंकि लायबिलिटी है, मेरे को पे करना है। लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है। नरेशन में नरेशन फिल कर दोगे। इसका फर्क देखते हैं P&L पे। हर एंट्री के बाद हम P&L में फर्क देखेंगे। बोनस टू स्टाफ, और मेरा प्रॉफिट उतने रुपए से कम हो गया। प्रोविजन की एंट्री हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को टैक्स भी बचाना है ना, और मुझे पे भी करना आगे। तो जब मैं उसको देना है इसलिए मेरे लिए एक्सपेंस है, और मैं दूंगा उसको इसलिए मेरे लिए लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में आएंगे, प्रोविजन के अंदर देखेंगे तो बोनस पेबल के अंदर ये एंट्री आ गई। नेक्स्ट एंट्री है प्रोविजन फॉर इनकम रिसीवेबल। इनकम मेरे को अभी मिली नहीं है, वो मिलेगी, पर उसका मेरे को प्रोविजन करना पड़ेगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट टू बी रिसीव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रुपीज 10,000। यहाँ पर क्या है, एफडी के ऊपर मेरे को ब्याज मिल रही है। बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पर एक एफडी थी हमारी 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर मेरे को ब्याज मिल रही है। सो अगेन सारी एंट्री जनरल में जाएंगी, और कौन सी तारीख में पोस्ट होंगी? सब एंट्री 31/3 में ही पोस्ट होंगी। तो इसके अंदर क्या होगा, असेट्स बढ़ रही है। फिक्स्ड डिपॉजिट की मेरी एफडी की अमाउंट क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एफडी की अमाउंट क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है मैं उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो रही है ₹10,000 रुपये से। क्रेडिट किसको करूंगा, ऑल्ट सी करके लेजर क्रेडिट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी अंडर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि मेरी इनकम हो रही है। इनकम हमेशा क्या होती है, बेस फंडा इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। नरेशन में नरेशन डाल दूं, एंट्री सेव हो गई। इसका फर्क क्या हुआ, P&L में आके देखते हैं। इनकम के अंदर मेरी इनकम जनरेट हो गई, इतने रुपए से मेरी इनकम बढ़ गई। बैलेंस शीट के अंदर आएंगे तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट विद SBI जो मेरी अभी 1 लाख रुपए थी, वो 1,10,000 रुपये हो गई। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी रेंट टू बी रिसीव फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20। मेरी एक बिल्डिंग है जो मैंने रेंट पे चढ़ाई हुई है, उसका क्या होगा, मेरे को रेंट अभी मिलेगा। कब मिलेगा, अप्रैल में भी मिलेगा, पर मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो मेरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम है, जो कि मेरे को इनकम टैक्स के अंदर शो करना पड़ेगी, तो उसको मेरे को बुक करना पड़ेगा। तो इनकम है वाउचर F7, सो ऑल्ट सी करेंगे, रेंट रिसीवेबल मिलेगा मेरे को, इन करंट असेट्स के अंदर आएगा ये, क्योंकि मेरे को मिलेगा कितने रुपए, 10,000। असेट्स डेबिट होगी। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रेंट क्रेडिट हो जाएगा, जो कि मेरी इनकम है। इसका फर्क देखते हैं। P&L में आएंगे तो रेंट के अंदर 10,000 रुपये आ गए। बैलेंस शीट के अंदर आएंगे तो करंट असेट्स के अंदर रेंट रिसीवेबल 10,000 रुपीज आ गए। चलिए, अब ये कुछ काम की एंट्रीज, अदर ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इनके अलावा जो ईयर एंड पे जो हमें एडजस्टमेंट की एंट्री, एक तो हो गई प्रोविजंस की एंट्री करना पड़ती है, वो एक्सपेंस और इनकम दोनों की हो सकती हैं। उसके अलावा जो कंपलसरी एंट्री है जो हमें ईयर एंड पे करना पड़ती है। सो उसमें पहली एंट्री क्या हो गई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन असेट 10% फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। तो बैलेंस शीट में आते हैं, हमारे पास असेट्स क्या है, कंप्यूटर एंड फर्नीचर हमारे पास असेट्स है। कंप्यूटर कितने का है, 17,578 का। फर्नीचर कितने का है, 14,200 का। दोनों पर टैक्स की रेट क्या लगेगा, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। हर साल जिस वस्तु का मैं प्रयोग करता हूँ उसकी कीमत घटती जाती है, इसलिए गवर्नमेंट हमें एक एक्सपेंस देती है, जिसके द्वारा कि हम अपने प्रॉफिट को कम कर सकते हैं। और जब वो जो हमारी संपत्ति जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पूरी फिनिश हो जाए तो हम नई संपत्ति को ले सकें, इसलिए गवर्नमेंट हमें क्या करती है, डेप्रिसिएशन वाला एक प्रोविज़न हमें। सो गाइस, कंप्यूटर है 17,578 रुपये का, एंड फर्नीचर है यहाँ पर 14,200 रुपये का। इसके ऊपर क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो इसके लिए हम अगेन वाउचर में आएंगे। F7 जनरल में, सारी एंट्रीज जनरल में होंगी। क्यों होंगी, ना तो हम पैसा दे रहे हैं ना हम पैसा ले रहे हैं, सारी प्रोविजंस की अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल। इन एक्सपेंसेस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स GST एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना बन रहा है ये हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट हमारी जाते हैं। बैलेंस शीट में हमारा 31,778 रुपये का टोटल हमारा जो है वो असेट्स है। 31,778.13 मल्टीप्लाई, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर आप ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10/100, तो आपका यहाँ पर बन रहा है 3177.813। 3177.813। वाउचर में आओ, F7 जनरल
डेप्रिसिएशन अकाउंट, कंट्रोल एन करके देख लो फिगर क्या है, 3177.81, 3177.81। क्रेडिट किसको करेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है। क्रेडिट किसको करेंगे, जो असेट्स जो कम हो रही है। क्या कम हो रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर कम हो रहा है। सो कंप्यूटर मेरा कितने रुपए का था यहाँ पर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टैली हम और ओपन कर लेते हैं इसके लिए, तभी वो प्रॉपर हमारे पास उसका व्यू आ पाएगा। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस शीट की ओपन करके यहाँ पर हम असेट्स की वैल्यू देख लेते हैं और दूसरी टैली में हम एंट्री पास कर देंगे। वाउचर में आए F7, डेप को हमने डेबिट करा, कितने रुपए डेप था हमारा, कंट्रोल एन करके चेक कर लेंगे, 3177.81 पैसे, 3177.81। क्रेडिट किसको करेंगे, कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर कर लेंगे यहाँ पर, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के लिए, 17578.13 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मतलब 10%। दूसरी सेट से हमारी फर्नीचर, तो यहाँ पर हम फर्नीचर ले लेंगे। टैक्स के अंदर कोई टैक्स हमें सेलेक्ट नहीं करना है। फर्नीचर पे हमारा 14,200 रुपये का 1420 अपने आप आ गया। कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ऑल्ट सी से कैलकुलेटर ऑन करोगे, 14,200 मल्टीप्लाई 10/100 मतलब 10% निकालने के लिए 1420। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। इसका इफेक्ट हम देखते हैं P&L में आके। प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो डेप्रिसिएशन 3177 रुपये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ गया। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा इन दोनों की वैल्यू उतने रुपये से कम हो जाएगी। पहले 17,578 थी, अब वो कितनी हो गई, 15,820 रुपये हो गई। इसी तरीके से हमारी फर्नीचर की वैल्यू है वो भी कम हो गई। जब हमने खरीदा था तो डेबिट हुआ था, क्योंकि असेट्स डेबिट होती है, डेप की जो है वो क्रेडिट हो गई। आज जो असेट्स की वैल्यू है वो 14,780 हो गई। इसको हम WD भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू अकाउंट की भाषा में। ठीक है, चलिए तो अब अगली कहानी देखते हैं। अगली एंट्री हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट द रेट 12% फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि जो भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को लेके आता है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट का एक क्लॉज होता है। जो भी वो अपने पैसे को लेके आया उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगी, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। 12% के हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो इंटरेस्ट होती है ये कंपनी के लिए या फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो हम दोबारा से अपने उसको आएंगे टैली सॉफ्टवेयर पे, वाउचर में आएंगे, जर्नल में पास करेंगे F7 एंट्री, ऑल्ट सी करते हुए हम एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, GST को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। जो दूसरी टैली हमने ओपन की थी वहां हम जाके इनकी कैपिटल देख लेते हैं। कितनी कैपिटल है, टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के ऊपर 12% सालाना है, एनुअली है तो 1,20,000 रुपये होगा। या आप ऑल्ट सी करके कैलकुलेटर ऑन कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मल्टीप्लाई 12/100, 1,20,000 रुपये हो गए। अब ये 1,20,000 रुपये दो पार्टनर है यहाँ पर, देखिए 5-5 लाख रुपए दोनों कैपिटल लेके आए। ये सब एग्जाम्पल हैं पर प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सो गौरव एंड मनीष, तो गौरव कैपिटल, क्योंकि इनकी कैपिटल बढ़ रही है, एक तरफ फर्म के लिए खर्चा है, दूसरी तरफ जो व्यापारी जो पैसा लेके आया है वो उसके लिए इनकम है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ये बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 तरीके से पार्टनर की इनकम जनरेट होती है। एक तो वो जिस पार्टनरशिप में जो काम कर रहा है वहाँ से उसको सैलरी मिलती है, दूसरा उसको कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलती है, इंटरेस्ट, और तीसरा उसको उसका प्रॉफिट मिलता है। तो 3 तरीके से उसकी वहाँ पर कैपिटल इंक्रीज होती है, 3 तरीके से उसको जो है वहाँ पर इनकम उसकी जनरेट होती है। तो 1,20,000 रुपये में 5 लाख रुपये के ऊपर 12% मतलब 60,000 रुपये इसको होगा गौरव के, एंड 60,000 रुपये मनीष कैपिटल के होगा। इसका फ़र्क देख लेते हैं। P&L में आते हैं तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 रुपये से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट रह गया कुल 26,000 रुपये। अब देखो कहानी देखो आप कितनी बड़ी है। कहाँ उसका प्रॉफिट आ रहा था 1,60,000 रुपये और कहाँ प्रॉफिट रह गया कुल 26,000 रुपये। बैलेंस शीट के अंदर आते हो तो अब इन दोनों पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, 5 लाख 10 लाख रुपये नहीं रही, 5-5 लाख नहीं रही, वो 5,60,000 5,60,000 मतलब 11,20,000 रुपये इनकी जो है कैपिटल वो बन चुकी है। चलिए साहब अगला आते हैं, इनकम टैक्स विल बी चार्ज ऑन प्रॉफिट एट द रेट 30%। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप वाले केस में कितना इनकम टैक्स चार्ज होगा, 30%। उसके ऊपर इनकम टैक्स एट द रेट 30% प्लस 2% एजुकेशन सेस प्लस 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। तो ये जो है टोटल जो होता है वो इफेक्टिव रेट जो आता है उसका 30.9% आता है।
तो अब जो वो कह रहा है व्यापारी कि इस रेट से जो है बैलेंस शीट में आप इनकम टैक्स को चार्ज कर दो। तो देखिए इनकम टैक्स की एंट्री बहुत काम की है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। अगेन वाउचर में आएंगे, पर फंडा वही वीडियो नंबर 1 वाला, इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी अकाउंटिंग के पिलर, एक्सपेंस और असेट्स डेबिट, इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट, यही फंडा बस आपको याद रखना, आप सीनियर अकाउंटेंट बन गए। तो ऑल्ट सी करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसके ऊपर कुछ लोगों के मतभेद हैं कि खर्चा नहीं होता, एक्चुअली इनकम टैक्स होता हमारे लिए खर्चा है, पर अलाउएबल खर्चा नहीं होता, मतलब हम इसको अपने प्रॉफिट में से पहले नहीं कम कर सकते। इसलिए दो तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है, इनकम बिफोर प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता खर्चा है पर अलाउएबल खर्चा नहीं होता, जिसको कि आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम का मतलब ये नहीं कि आपका 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, साहब मेरा उसमें 50,000 इनकम टैक्स बन रहा है तो मेरा प्रॉफिट 4.5 कर दो, नहीं। आप 5 लाख रुपए में से प्रॉफिट में से जो आपके खर्चे हैं उसको घटाने के बाद आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आपके प्रॉफिट में से लेस नहीं होगा, ठीक है। तो उसको अंडर हमने इनकम टैक्स को हमने क्या कर लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया। कितना मेरा इनकम टैक्स बनेगा, तो प्रॉफिट हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमने दूसरी टैली ओपन की हुई थी, इसमें मेरा प्रॉफिट आ रहा है 26,856 रुपये 10 पैसे। तो ऑल्ट सी कैलकुलेटर की मदद से 26,856.10 मल्टीप्लाई 30.9%, ठीक है भाई, 8,298.53 पैसे जो है यहाँ पर मेरा इनकम टैक्स बन रहा है, ठीक है। ऑल्ट सी करेंगे हम, और इनकम टैक्स देखिए यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन जो है ये यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शनों को अफेक्ट करेगा। पहला जो ट्रांजेक्शन है वो इनकम टैक्स विल बी चार्ज ऑन प्रॉफिट 30.9%। दूसरा काइंडली एडजस्ट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, एक हमने एडवांस टैक्स भी पे करा है 10,000 रुपये का, उसको एडजस्ट करना है। पास द एंट्री फॉर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इफेक्टिव होंगी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स 30.9 का हमने प्रोविजन करा, वो हमारा कितना बना 8,298 रुपये। दूसरी तरफ हम ऑल्ट सी करेंगे, क्योंकि इसको हम पे तो अभी नहीं कर रहे, तो प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स एक हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर इसको भी हम प्रोविज़न लायबिलिटी में डाल देंगे, ठीक है। 8,298.53 पैसे, ये हमने एंट्री पास कर दी। अब P&L आप देख सकते हो। अब जो आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो आप अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, वो आ रहा है आपका 18,557.57 पैसे। इसके अंदर सारे आपके खर्चे आ गए, इनकम टैक्स भी आपका ये यहाँ पर आ गया। तो 18,557.57 पैसे जो है आपका वो नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में आते हैं, तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्रोविजन हमारा क्या कह रहा है कि हमें बोनस भी पे करना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेरे को इनकम टैक्स भी पे करना है, क्योंकि अभी मैंने पे नहीं करा है। बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद जब मैं रिटर्न को अपलोड करूंगा तो मैं इसको पे करूंगा। सैलरी मेरे को पे करनी है कितनी, 15,500 रुपये की सैलरी पे करनी है। पर अब क्वेश्चन में यहाँ पर मोड है कि भैया वो कह रहा है कि एडवांस टैक्स तो मैंने पहले 10,000 रुपये दिया था। एडवांस टैक्स जब हम किसी साल के अंदर 10,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स पे कर देते हैं तो हमें एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। इतनी सी कहानी आप समझ लो एडवांस टैक्स की। तो सामने वाले ने एडवांस टैक्स कितना दिया है, 10,000 रुपये। अब ये 10,000 है, मैं इसको 1,000 करके भी आपकी इसकी एंट्री पास करके दिखाऊंगा पेएबल वाली, और अभी 10,000 वाले मोड में भी मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाऊंगा आपको। सो यहाँ पर मेरा जो इनकम टैक्स जो बनना है वो 8,258 रुपये, जबकि मैं गवर्नमेंट को पहले ही 10,000 रुपये दे चुका हूँ। तो इस केस में मैं एंट्री को कैसे पास करूँगा, तो अगेन वाउचर में आएंगे, F7 हमने प्रेस करा ही हुआ है, तो F7 जनरल में हम स्टैंड होकर हम क्या एंट्री पास करेंगे इसकी। अब हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, जो कि मेरी लायबिलिटी थी, यहाँ पर लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट कर देंगे 8,298.53। मैं एडवांस टैक्स पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए एडवांस टैक्स को मैं क्या करूँगा क्रेडिट, जो कि मेरी असेट्स थी वो असेट्स इतने रुपये से कम हो गई है, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री को पास कर दिया। अब अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो क्या प्रोविज़न के अंदर मेरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स का जो हमने लेजर बनाया था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, वो पे हो गया। मैं एक बार लेजर खोल लेता हूँ, DAL प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स लेजर, ये यहाँ पर देखिए एडवांस टैक्स से क्या हो गया, पे हो गया। मेरा इनकम टैक्स तो बना था 8,298.53 पैसे, जिसकी एंट्री हालांकि 31 तारीख में नहीं होगी। चलो अभी तो इसकी एंट्री 31 में होगी, क्यों होगी, क्योंकि एडवांस टैक्स से इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको एडवांस टैक्स से एडजस्ट नहीं करते तो इसकी पेमेंट जो है हम इसको पे करेंगे तब होगी, ठीक है। तो पहला केस ही हो गया। अब मेरा एडवांस टैक्स का लेजर ओपन करके देख लेता हूँ। एडवांस टैक्स मैंने दिया तो 10,000 रुपये था, पर 8,258.53 रुपये का टैक्स बना था। तो भैया 1,701 रुपये मेरे को जो है वो गवर्नमेंट से मेरे को वापस चाहिए, एडवांस टैक्स के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो। अगर आप इसकी भी एक एंट्री पास करना चाहते हो ज़्यादा प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वाउचर में आओगे, ऑल्ट सी
इनकम टैक्स रिसीवेबल, एक लेजर बना लो, फाइनेंशियल ईयर डाल लो उसके सामने। अगर आप रिसीवेबल की एंट्री अगर आप पास करना चाहते हो, अंडर करंट असेट्स इसको ले लो, सेव कर लो। कितना है यहाँ पर हमारा जो आ रहा है, देख लेते हैं हम एडवांस टैक्स के लेजर के अंदर 1701.47। तो 1701.47 से आप इसको डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो एडवांस टैक्स को। तो ये क्या हुआ आपका, ये इनकम टैक्स रिसीवेबल की एंट्री हो गई। जब आप इसको बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो आपका एडवांस टैक्स तो हो गया जीरो, क्योंकि एडवांस टैक्स एडजस्ट हो गया किससे, मेरे को इनकम टैक्स रिसीवेबल जो मेरे को इनकम टैक्स गवर्नमेंट से जो प्राप्त करना है, या रिफंडेबल भी इसको बोल सकते हो आप, वो कितना है 1701.47। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपये मैंने पे करा था, जिसमें से कि 8,000 रुपये 8,258.53 पैसे मेरे इनकम टैक्स से एडजस्ट हो गए। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। अगर यही इनकम टैक्स के पैसे अगर वो 10,000 की जगह, एडवांस टैक्स अगर मैंने 10,000 रुपये की जगह 1,000 रुपये, देखो मैं दोनों केस आपको जानबूझ के बता रहा हूँ। अगर ये 10,000 रुपये की जगह मैंने अगर 1,000 रुपये इसको पे करा होता तो एंट्री कैसे पास होती। मैंने इसको चेंज कर दिया आपको। ये अगर मैंने 1,000 रुपये पे करा होता, अब मैंने एडवांस टैक्स कितना दिया 1,000, जबकि मेरे को गवर्नमेंट को देना कितना है, 8,298.53 पैसे। तो हमने जो प्रोविज़न वाली एंट्री की थी, सो गाइस 10,000 रुपये के हिसाब से तो हमने देख ली एंट्री पास करके। 10,000 रुपये के हिसाब से क्या हो रहा था, मेरे को रिफंडेबल हो रहा था, मतलब मेरे को इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट से रिसीव करना था, उसकी एंट्री पास करना हमने सीख लिया। अगर यही एडवांस टैक्स अगर मैंने 1,000 रुपये पे किया होता, कितना पे किया होता, 1,000 रुपीज़ पे किया होता, तो एंट्री कैसे पास होती। तो इसकी एंट्री हम करके देख लेते हैं। वाउचर जर्नल में आएंगे, क्या करेंगे हम इसके लिए, हम प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स जो हमने कॉलम जो बनाया था 8,298 रुपये जो मेरे को पे करने थे, मैं इसकी जगह कर दूंगा अब 1,000 रुपये जो मेरे को पे करने हैं। किससे पे कर रहा हूँ, ये मैं एडवांस टैक्स से मैं पे कर रहा हूँ। तो अब क्या कहानी हुई, डिस्प्ले अकाउंट लेजर में आएंगे, एडवांस टैक्स के लेजर को देखेंगे, ये हो गया मेरा 0, ये 0 हो गया। 1,000 रुपये मैंने एडजस्ट कर दी किससे, इनकम टैक्स के प्रोविज़न से। दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स के अंदर 7,298 रुपये मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। ये मैं पे कब करूँगा, जब मैं अपनी बैलेंस शीट को अपलोड करूँगा, मतलब अप्रैल मई जून के महीने में जब भी मैं अपलोड करूँगा तभी मैं एंट्री पास करूँगा। तो ये एंट्री अभी हमें पास नहीं करनी है, बैलेंस शीट बनाते समय हमें पेमेंट की एंट्री को पास नहीं करना होता। ये मैं आपको प्रोविज़न दिखा रहा हूँ, प्रोविज़न के अंदर जो कि लायबिलिटी के अंदर हमारा स्टैंड हो गया। बैलेंस शीट में आते हैं तो हम देखेंगे ये लायबिलिटी के अंदर जो है मेरा प्रोविज़न स्टैंड हो गया यहाँ पर 7,298 रुपये। हालांकि बन कितना रहा था 8,298 पर 1,000 रुपये एडवांस टैक्स से एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारी कहानी यहाँ तक की होगी। लास्ट जो एंट्री है वो शायद आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं एक बार और देख लेता हूँ। सो लास्ट जो हमारा है, मैं इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ, हो सकता है शायद आपको ना दिख रहा हो। सो गाइस जो हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन वो क्या है, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इनकम टैक्स की प्रोविज़न के बाद, प्रोविज़न का मतलब इनकम टैक्स का प्रोविज़न का मतलब क्या है, जो मेरे को देना है इनकम टैक्स, लेस मैंने अभी कर दिया उसको इनकम टैक्स को, और मुझे पे कब करना है, जब मैं रिटर्न को अपलोड करूंगा। तो यहाँ 18,557 रुपये का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये कितने में होगा, बराबर बराबर में ट्रांसफर होगा, यह डिपेंड करता है जिस तरीके से डीड बनी हो। यहाँ पर दोनों की कैपिटल बराबर थी, इसलिए हम बराबर बराबर में दोनों को डिवाइड करके हम ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट कितना 18,557.57 पैसे। अगेन वाउचर में आएंगे जर्नल में, और हम इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 18,557.57 और क्रेडिट गौरव कैपिटल, और सी प्रेस करेंगे 18,557.57 भाग 2, क्योंकि 50-50% के दोनों शेयर होल्डर हैं। मनीष कैपिटल दोनों बराबर होगा, इक्वल, 1 पैसे का अंतर है, कोई इशू नहीं है। तो ये एंट्री हमारी पास हो गई। इसको हम पास करने से हमारा क्या हुआ, हम इसको बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आप पाओगे तो देखिए करंट पीरियड का प्रॉफिट था 18,557 और ट्रांसफर हो गया 18,557। इधर जो है वो कैपिटल जो है वो बढ़ गई हमारी, इधर क्या हुआ, कैपिटल 9,278 रुपये से बढ़ गई। तो कुल मिला के पार्टनर की इनकम 3 तरीके से जनरेट होती है। एक सैलरी मिलती है पार्टनर को, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और एक उसको मिलता है प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसका उसको शेयर मिलता है। सो गाइस इस तरीके से हम जो है प्रोविजंस की एंट्री, जिसको हम ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं,
वो हम इस तरीके से पास कर सकते हैं। सारी एंट्री जनरल में पास होती हैं, सारी एंट्री 31/3 को पास होती हैं। अगर इसमें से कोई भी एंट्री अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। इसके बाद जो स्लाइड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक जिसको जो ना समझ में आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सो आप ये देख लीजिए बस कि 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट उसका कैसे कुल 18,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया, और प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर कैपिटल में हो जाएगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में, अगर कंपनी का अकाउंट है तो जनरल रिजर्व के अंदर वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके किस तरीके को बैलेंस शीट को हमने किस तरीके से बैलेंस शीट को आगे पीछे हमने कर लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच शुड बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। बैलेंस शीट को फाइनल करते समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं वो यहाँ पर मैंने 10 बातों को लिया है। तो उसमें से पहली बात है कि टैली ओपनिंग बैलेंस विद लास्ट ईयर बैलेंस शीट। जो आपकी ओपनिंग बैलेंस जो इस साल की जो ओपनिंग बैलेंस है आप उसको टैली करो किससे, आपकी जो पिछले साल की बैलेंस शीट है। ये सबसे पहला काम होना चाहिए आपका बैलेंस शीट का। जैसे कि मैंने बैलेंस शीट ओपन करी, अभी तो चलो नई है, बिल्कुल नई फॉर्म की हमने एंट्रीज की है। कंप्यूटर मेरी पिछली बैलेंस शीट में क्या था वो मेरा इस बैलेंस शीट में ओपनिंग होना चाहिए। जैसे इस बैलेंस शीट के अंदर मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 15,832। जब मैं इसको चेंज करूंगा, जब मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में जाऊंगा, अभी मैं यहाँ पे अगले फाइनेंशियल ईयर में आ भी जाता हूँ। ऑल्ट F2 करा हमने 1/4/2020 से लेके और 31/3/2021। देखिए इससे इम्पैक्ट क्या करता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये सारा मेरा क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया। क्या बन गया देखिए, ये सारा मेरा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के आगे लिखा ना, तो पहले तो हमें सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो टैली दी ओपनिंग बैलेंस विद द लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को उठाओ, वहाँ से आप अपने ओपनिंग बैलेंस को चेक करो। अब चलो मैंने साल चेंज कर दिया, तो मैं आपको जो पेमेंट की एंट्री थी वही पास कर देता हूँ। जब हम साल को चेंज करते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में आते हैं, तो हमारा एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने एक्सपेंस और इनकम का जो निचोड़ निकला प्रॉफिट या लॉस वो हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए एक्सपेंस और इनकम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एक्सपेंस और इनकम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ है, जीरो आ रहा है। क्यों नहीं होते, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का निचोड़ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस हमने क्या करते हैं, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर प्रोप्राइटर के अकाउंट में। बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे तो हमारे प्रोविजंस यहाँ पे स्टैंड हो रहे हैं। सैलरी बोनस क्या हो रहा है, बोनस पे करोगे जब। मैं यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की एंट्री खाली पास करके दिखा देता हूँ। 7,298 रुपये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब मैं इसको जब भी पे करूँगा तो वाउचर में आऊँगा, पेमेंट के अंदर आऊँगा और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। 7298.53 था इसका प्रोविज़न जो मेरे को पे करना था, बाकी एडवांस टैक्स से एडजस्टेड हो गया था। ये मेरी पेमेंट की एंट्री हो गई। अब अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर जो है मेरा प्रोविज़न के अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो है। ऐसे हम बोनस की और सैलरी पेबल की मैं एंट्री पास कर सकते हो। तो पहला चीज़ मेरे को बैलेंस शीट बनाते समय क्या करना है, टैली ओपनिंग बैलेंस विद लास्ट ईयर बैलेंस शीट। सेकंड काम क्या करना है, रिकनसाइल सेल एंड परचेज विद जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर 3B 2A एंड 1। पहले 3 और 1 को आपस में रिकनसाइल करो, फिर वो जो है उसके अनुसार परचेज और सेल को अपनी टैली सॉफ्टवेयर में जो भी आपने जो फीडिंग की है उसकी सेल और परचेज आपकी जीएसटी पोर्टल की सेल और परचेज से मैच होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे जीपी एंड एनपी रेट कंपैरिजन विद लास्ट ईयर। इनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो। ये टैली हमें बाय डिफॉल्ट हमें बना के दे देती है। अगेन चलते हैं पिछले साल के अंदर। P&L हम ओपन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन F12 का हम प्रयोग करेंगे। F12 का प्रयोग करेंगे तो शो परसेंटेज अगर आप कर दोगे तो आपको यहाँ पर ये जीपी एनपी दोनों आपको दिखा देगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना है 84.10, नेट प्रॉफिट का रेशियो कितना है हमारा 9.52%। तो जब भी हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें कंसिस्टेंसी हो। ऐसा ना हो पिछले साल मेरा 9% है, इस साल मेरा 50% हो जाए, उससे अगले साल मेरा 10% हो जाए, तो हमें स्क्रूटनी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। अगर ये कंसिस्ट रहता है, एक स्पीड में बढ़ता है, क्योंकि ऐसा बिजनेस बहुत ही कम होता है कि किसी साल आपको 1 लाख रुपये बचे, अगले साल आपको 10 लाख बच गए, फिर अगले साल आपको 2 लाख बचे। ऐसा बिजनेस के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ के चांसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक 45 डिग्री के वे में वो आगे बढ़ता है, मतलब एक सिद्धि के आकार में वो आगे बढ़ता है। प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होता है या एक समय पे ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो उसके अनुसार हमें कंसिस्टेंसी जो है अपनी बैलेंस शीट के अंदर हमको रखनी चाहिए। तो लास्ट ईयर के जीपी और एनपी को हमें क्या करना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम टैली से डायरेक्टली मैच भी कर सकते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करके। अगर मैं पिछले साल का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, अब इस वाले अकाउंट का मेरे पास पिछला साल नहीं है, पर मैं आपको इसी साल से इसका कंपैरिजन कर देता हूँ।
तो देखिए ऐसे मेरे पास 2 सालों की बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी टैली में एक ही जगह पे। टैली में दोनों सालों की बैलेंस शीट एक ही जगह पे ओपन हो जाती है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले साल का और इस साल का जीपी एंड एनपी। ठीक है, जीपी एनपी हमें लास्ट लेट से तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या है, ऑल हैड इन प्रीवियस ईयर P&L ट्रेडिंग बैलेंस शीट शुड बी इन करंट ईयर बैलेंस शीट एंड कंपैरिजन ऑफ अमाउंट टू बी डन। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर जो हमने हेडों को दिखाया था एक्सपेंस की, इनकम के, बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी के, वो मेरी करंट ईयर में भी ऑलमोस्ट होने चाहिए। एक आध हेड नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, होने चाहिए। से मतलब क्या है, यहाँ पर अगर कोई हेड अगर लास्ट साल था, जैसे कि मेरे पास लास्ट साल था रेंट 50 लाख रुपए, इस साल वो 0 है, तो गवर्नमेंट से स्क्रूटनी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैलेंस शीट बनाते समय हमारा जो सबसे बड़ा जो फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि कंसिस्टेंसी हो, पिछले साल जो चीज़ें वो इस साल भी यहाँ पर मैनेज हो रही हो। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो गवर्नमेंट जब पढ़ती है उसको तो वहाँ से नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें टैली कंपैरिजन करके दे देती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर खोलना चाहते हो किसी भी साल के, तो ऑल्ट सी प्रेस करो, यहाँ पर आप साल चेंज कर दो। अगर किसी के पास पिछले साल की, मेरे पास अभी पिछले साल का डाटा नहीं है तो मैं 1/4/2019 ही कर दूंगा। ठीक है, या मैं चलो आपको दूसरी कंपनी का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। मेरे पे इस कंपनी का तो नहीं है पर मैं दूसरी कंपनी का आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दूसरी कंपनी में ये हेड कोई भी नहीं है, कहानी समझ लोगे आई होप। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा रहा है जीएल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, और दूसरी कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कौशल। पर हमें दूसरी कंपनी से कंपैरिजन नहीं करना है, मैंने आपको खाली बस दिखाने के लिए करके दिखाया। आप जीएल कंसल्टेंसी कंपनी के पिछले साल से अपनी बैलेंस शीट को कंपैरिजन करोगे, तो जैसे अभी यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस लिखे आ रहे हैं, जब आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करोगे तो ये फिगर अलग होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी एक्सपेंसेस की फिगर अलग होंगी और इस साल आपकी फिगर अलग होंगी। पर वो सारी फिगर्स होना जरूरी है। ये लाइन ये कह रही है ऑल हैड इन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट ट्रेडिंग शुड बी इन करंट ईयर। इस साल के अंदर भी आपके पिछले साल के जो हेड थे वो होने चाहिए और उनका आपस में कंपैरिजन भी होना चाहिए कि कोई ऐसा तो नहीं है किसी की फिगर बहुत ज़्यादा हुई हो। जैसे लास्ट टाइम अगर मैंने बोनस 2 अगर 15,500 खर्च करे तो इस साल तो ये तो नहीं है कि 1.5 लाख हो गया हो। तो इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 5th नंबर पे कंफर्मेशन ऑफ सन्डी क्रेडिटर एंड डेटर्स। क्रेडिटर और डेटर्स की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि उनके बुक्स में जो बैलेंस है वही मेरी बुक्स में है, या मेरी बुक्स में जो बैलेंस है वो उनकी बुक्स में है। 6 नंबर जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो है कंफर्मेशन ऑफ अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। किसी भी तरीके का कोई लोन, कार लोन, होम लोन, कोई भी लोन चल रहा है तो उसका कंफर्मेशन होना चाहिए कि उस पर इतने प्रिंसिपल है, इतना इंटरेस्ट मेरा डिडक्ट हुआ है। चेक कैश फॉर नेगेटिव बैलेंस। कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस आपकी बुक्स में नहीं होना चाहिए। कभी भी आपकी अगर बुक्स मंगाई जाएगी और नेगेटिव हो गया तो आपके लिए इशू हो जाएगा। 8th नंबर जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो है रिकंसाइल ऑल बैंक अकाउंट। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उसको रिकंसाइल करो अच्छे से और बैंक के लेजर से आप उसको रिकंसाइल करके मिला के रखें। 9th नो एंट्री ऑन नेशनल हॉलीडे। कोई भी हॉलीडे होता है नेशनल हॉलीडे, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उस डेट में आपकी बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंड 10th एंड द लास्ट वन इज मेक श्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट, परचेज बिल, सेल बिल, वाउचर, चालान एक्सेट्रा आर ड्यूली साइंड। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, वाउचर हो, परचेज बिल, सेल बिल, जो भी हो वो एकदम साइन होने चाहिए। सो ये सारी कहानी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बैलेंस शीट को बनाते समय याद रखता हूँ, वो ये सारे 10 पॉइंट है। लास्ट में अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, जितनी वीडियो अभी तक हमने अपलोड की है उनकी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, टेलीग्राम की पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, आपको टेली होम इंस्टीट्यूट लिखना है वहाँ पे और हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करो तो आपको इन वीडियोज़ के सारे लिंक मिल जाएंगे, वीडियोज़ की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये सारी कहानी है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हमने अपनी पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको वीडियो में अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे पाए इनकम टैक्स और बैलेंस शीट के अंदर। कोई भी किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो, फर्स्ट टाइम किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।